जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुशील में, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग चैनल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम विज्ञान के कुछ तथ्य को भी समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, प्रश्न जो भी प्रश्न इसमें है, अगर इससे प्रश्नों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करिएगा। इन सभी कमेंट को देख के आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी विज्ञान की पहली सीरीज है प्रश्नों की। और यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, ये हमारा पहला प्रश्न है, मानव की आहार नाल लगभग कितने फीट की होती। दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मानव की आहार नाल लगभग कितने फीट की होती है। तो दोस्तों, पहले तो आहार नाल के बारे में समझिए और समझना होगा। लेकिन इन चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए है 12 फीट, बी 18 फीट, सी 24 फीट और डी 30 फीट। तो अगर आहार नाल की बात किया जाए मानव में, तो दोस्तों इसमें आहार नाल होती है 25 से लेके 30 फीट तक की आहार नाल होती मानव में। अब ये प्रश्न में जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इसमें 25 से लेके 30 के बीच में जो भी ऑप्शन दिख रहा हो उसको सही टिक करेंगे, यानी नियर अबाउट जो भी इसमें होगा उसी को सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका पहला प्रश्न, मानव की आहार नाल लगभग कितने फीट की होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 फीट, 30 फीट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का अधिकांश भाग मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। यानी कि मानव शरीर यानी हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है वो किस भाग में ज्यादातर संपन्न होता है। तो चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, बी अमाशय स्टमक, सी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन नंबर डी माउथ यानी कि मुंह। तो दोस्तों, चार ऑप्शन है और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है दोस्तों छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ हम लोग समझेंगे और क्या क्या संपन्न होता है छोटी आंत में पाचन के दौरान, इसको भी समझते जाएंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो हमारे कई सारे प्रश्न क्लियर होते जाएंगे। तो हम पहले छोटी आंत के बारे में देखते हैं कि छोटी आंत में क्या क्या होता है। भाई, भोजन का पाचन करने के लिए जरूरी होते हैं एंजाइम्स की। तो जाहिर सी बात है कि छोटी आंत में कोई ना कोई एंजाइम्स पाए जाते होंगे जो भोजन को पचाते हैं। तो दोस्तों, जो छोटी आंत में एंजाइम्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, नंबर एक इरिप्सिन। इरिप्सिन पाया जाता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। तीसरा एंजाइम इसमें पाया जाएगा सुक्रेज। जहां पे एज लगा हो वो एंजाइम होता है, जहां पे ओज लगा हो वो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा होती है। जो सुक्रेज होती है एंजाइम, वो क्या पाचन करती, सुक्रोज को। अब सुक्रोज होता क्या है, गन्ना में जो मिठास होती है, गन्ना जब हम खाएंगे तो गन्ना में जो मीठापन होता है वो सुक्रोज के कारण ही होता है। तो उस सुक्रोज को पचाने का कार्य
कौन सी एंजाइम करती है? ये सुक्रेज एंजाइम करता है। अब नेक्स्ट एंजाइम है छोटी आंत में लैक्टेज। दोस्तों लैक्टेज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लैक्टेज पाचन करता है लैक्टोज को। अब ये लैक्टोज है क्या? दूध में जो मीठापन होता है उसका कारण होता है लैक्टोज। अब ये लैक्टोज का पाचन करेगा कौन सा एंजाइम? लैक्टेज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम छोटी आंत में पाई जाती है माल्टेज। कौन सी एंजाइम? माल्टेज। अब माल्टेज पाचन क्या करता है? माल्टोज का। अब माल्टोज होता क्या है? अनाज में जो मीठापन होता है, यानी गेहूं है, अगर हम गेहूं को चबाते हैं या खाते हैं तो उसमें जो मीठापन आता है वो माल्टोज के कारण होता है। तो माल्टोज एक प्रकार की शर्करा है और इसको पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम कर रही है? माल्टेज एंजाइम कर रही है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम 5 चीजों को क्लियर किए कि छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में 5 प्रकार की क्या होती है? एंजाइम्स होते हैं। पहली एंजाइम्स इरिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा। दूसरा एंजाइम लाइपेज जो वसा का पाचन करेगा। फिर अगली एंजाइम सुक्रेज जो सुक्रोज का पाचन करेगा। अगला है लैक्टेज जो लैक्टोज का पाचन करेगा। और 5वां नंबर माल्टेज जो माल्टोज का पाचन करेगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने 5 चीजें क्लियर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन यानी कि वो कहाँ से निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो आहार नाल के किस भाग से स्रावन होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर बी अमाशय यानी कि स्टमक। ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन नंबर डी लीवर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय यानी कि स्टमक। दोस्तों अब हम अमाशय से यानी स्टमक से रिलेटेड कुछ चीजें समझेंगे कि आखिर स्टमक में कौन कौन सी एंजाइम्स पाई जाती हैं, क्या यहाँ पे भोजन का पाचन होता है, ये भी समझते चलते हैं। तो दोस्तों जब हम भोजन करते हैं तो जो नाल होती है गले के पास से उससे भोजन होता हुआ सबसे पहले स्टमक में ही आता है और स्टमक में भोजन सर्वाधिक समय तक रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करिए कि स्टमक में अमाशय में भोजन सर्वाधिक समय तक रहता है यानी कि लगभग 3 से 4 घंटे भोजन यहीं पे रहता है। अब यहाँ पे भोजन आ गया तो जाहिर सी बात है इन भोजन को पचाने के लिए किसी न किसी एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो अमाशय में पहली एंजाइम जो पाई जाती है वो है पेप्सिन। तो दोस्तों जो ये पेप्सिन एंजाइम्स है इसका काम है प्रोटीन को पाचन करना। अब प्रोटीन को पाचन करना यानी कि प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन में बदल देती है और ये पॉलीपेप्टाइड में बदल देती है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि जो पेप्सिन नामक एंजाइम्स है वो प्रोटीन को पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अब दूसरा एंजाइम्स अमाशय में पाया जाएगा कौन सा? रेनिन। रेनिन के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते हैं पहले से ही। तो रेनिन एंजाइम का काम है ये भी प्रोटीन का पाचन करेगा, लेकिन कौन सी प्रोटीन का पाचन करेगा? ये केसीन का। ये केसीन नामक प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है दोस्तों, उसी प्रोटीन को ये कैरोटीन में बदल देता है। किसमें? कैरोटीन में। तो केसीन नामक दूध की प्रोटीन को ये कैरोटीन में बदल देता है। अब तीसरी एंजाइम्स पाई जाती है स्टमक में कौन सी? म्यूसिन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करती है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कुछ शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता क्योंकि एसिड है। तो इससे रक्षा कौन सी एंजाइम करती है? म्यूसिन नामक एंजाइम्स इस HCl से रक्षा करती है हमारे भोजन को। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने ये समझा कि अमाशय यानी स्टमक
जो आहार नाल होता है उसमें HCl पाया जाता है, और इसी के माध्यम से समझे कि इसमें पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम्स और म्यूसिन एंजाइम्स यहाँ पे रहता है, और जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है, केसीन। अभी ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग समझे थे कि केसीन है क्या, तो केसीन जो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है उसी को कहते हैं केसीन। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि केसीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो अभी उस प्रश्न में, पीछे वाले प्रश्न में, हम तीसरे प्रश्न में हम ये क्लियर किए थे कि केसीन नामक एंजाइम्स को पचाने का कार्य केसीन नामक प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन सी एंजाइम करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेनिन। दोस्तों आज हम दूध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसी प्रश्न के माध्यम से समझते जाएंगे कि दूध में आखिर होता क्या क्या है। तो पहला चीज हम यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि 1 नंबर पे है दूध का सफेद होना। यानी जो दूध सफेद होता है तो किस कारण होता है दूध का सफेद होना, तो दूध में जो केसीन प्रोटीन पाई जाती इसी के कारण दूध, भैंस का दूध सफेद होता है। या कोई भी, किसी का भी दूध हो, चाहे बकरी का हो चाहे भैंस का हो, तो दूध का जो सफेदपन होता है, यानी दूध जो सफेद होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण ही सफेद पाया जाता है। अब नेक्स्ट चीज दूध से संबंधित है कि दूध का मीठापन, जो दूध का मीठापन होता है, ऊपर वाले प्रश्न में हम ये चीज क्लियर भी कर चुके हैं कि जो दूध का मीठापन होता है वो लैक्टोज, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, इसी के कारण दूध में मीठापन होता है। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्लियर करते हैं कि दूध का मीठापन होता है लैक्टोज नामक शर्करा के कारण। तीसरा फैक्ट है यहाँ पे कि दूध का पीलापन। अब सफेद होना, दूध का सफेद होना तो केसीन प्रोटीन के कारण होता है, लेकिन दूध का पीलापन किसके कारण होता है, तो दोस्तों कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण दूध पीला होता है। यानी कि जैसे माँ का दूध हो गया, या अगर देखें गाय का दूध, उसमें भी थोड़ा पीलापन होता है दूध, तो उसमें कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण दूध पीला होता है। अब नंबर 4 पे चलते हैं और ये चीज देखते हैं क्या है इसमें कि दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है। भाई दूध में कितना पानी मिलता, कितना पानी मिला है, कितना शुद्ध है दूध, उसको हम पता करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है कि दूध को खराब करने वाला जीवाणु। दोस्तों दूध से जो दही बन जाता है तो किसके कारण होता है, कौन सी जीवाणु के कारण, तो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, इसी के कारण दूध दही बन जाता है, यानी दूध में खट्टापन आ जाता है, यानी दूध खराब हो जाता है। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले एक बार फिर से इसमें हम दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी दूध से संबंधित फैक्ट दिए हुए हैं काफी महत्वपूर्ण है, और आप लोग देख भी सकते हैं किसी न किसी पेपर में कोई न कोई फैक्ट तो आता ही रहता है दूध से रिलेटेड। तो केसीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, और दूध से संबंधित फैक्ट है 5। पहला फैक्ट है कि दूध का सफेद होना केसीन नामक प्रोटीन के कारण, दूध का मीठापन लैक्टोज नामक शर्करा के कारण, दूध का पीलापन कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर, और दूध को खराब करने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है हमारा, पित्त रस यानी कि बाइल जूस का श्रावण यानी निकलता कहाँ से है, कहाँ बनता है या निकलता कहाँ है। तो पित्त रस यानी बाइल जूस का श्रावण कहाँ से होता है, 4 ऑप्शन है, आमाशय स्टमक, फिर अग्नाशय पैंक्रियाज,
फिर अगला ऑप्शन है सी है यकृत यानी लीवर, और डी ऑप्शन है लार ग्रंथियां। तो दोस्तों जो हमारा पांचवा प्रश्न है पित्तरस, तो पित्तरस का श्रावण यानी बनता कहाँ पे है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीवर में। तो दोस्तों लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक फैक्ट समझिएगा कि पित्तरस तो लीवर में बनता है, लेकिन वो यहाँ पे लीवर में बना और पित्तरस आके स्टोर कहाँ रहता है, पित्ताशय में। कहाँ पे स्टोर रहता है, पित्ताशय में। तो निर्माण तो लीवर में हो जाएगा, लेकिन स्टोर कहाँ पे रहेगा, पित्ताशय में। अब लीवर से संबंधित कुछ हम फैक्ट देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैक्ट को देखते चलेंगे, कुछ प्रश्न इससे भी कवर होते जाएंगे। तो पहला फैक्ट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड का क्या नाम है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लीवर। तो लीवर ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण। भाई लीवर में प्रोटीन निर्माण भी होता है। कौन कौन सी प्रोटीन का निर्माण होता है, तो पहली प्रोटीन है हिपैरिन। हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हिपैरिन प्रोटीन का काम क्या है दोस्तों, ये भी समझते चलते हैं कि आखिर हिपैरिन करता क्या है। तो जैसा कि इसमें स्क्रीन में दिख रहा है कि नसों में रक्त नहीं जमता। जो हमारी या मनुष्य में या हमारे शरीर में जो नसें होती हैं उनके माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो दोस्तों ब्लड उसमें जमता नहीं है, किसके कारण, हिपैरिन के कारण। हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नसों में रक्त जमता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी चीज है हिपैरिन प्रोटीन, नहीं तो जम जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। नंबर दूसरी प्रोटीन पाई जाती है प्रोथाम्बिन, और तीसरा फाइब्रोनोजेन। तो ये प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजेन रक्त का थक्का बनाता है। तो ये प्रोटीन क्या काम करता है, जैसे चोट लग गई या कहीं कट गया तो रक्त बहने लगता है, कुछ देर के लिए उसको हम पकड़ के रखते हैं, दबा के रखते हैं, तो रक्त जम जाता है, रुक जाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है प्रोटीन। अब तीसरा फैक्ट हम देखते हैं, आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। तो आरबीसी भ्रूणावस्था में, यानी कि जब गर्भाशय में बच्चा रहता है भ्रूणावस्था में, तब उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। कहाँ पे, लीवर में। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है फोर्थ नंबर, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। दोस्तों जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो लीवर क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है और वहीं पे स्टोर रहता है, किसमें, ग्लाइकोजेन में बदल देता है। अब ग्लाइकोजेन में बदलने से फायदा क्या है कि जब भी हमको भूख लगती है, थकावट महसूस होती है, तो यही ग्लाइकोजेन तुरंत ग्लूकोज में बदल जाएगा, जिससे हमको तत्काल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से ये भी फैक्ट आप लोग नोट करते जाइएगा या समझते जाइएगा। अब नेक्स्ट है पांचवा नंबर, विटामिन ए और डी दोनों कुछ देर के लिए लीवर में संचित रहते हैं। कुछ देर के लिए विटामिन ए और डी दोनों कुछ देर के लिए संचित रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, अमोनिया जो कि ज्यादा हानिकारक होती है को किस में बदल देता है, यूरिया में। यानी कि जो हमारा लीवर है वो ज्यादा हानिकारक अमोनिया को यूरिया में यानी कम हानिकारक में बदल देता है, जो कि मूत्र के माध्यम से बाहर शरीर से चला जाता है। अब नेक्स्ट फैक्ट हमारा, विषैले पदार्थों का भक्षण भी करता है। जो विषैले पदार्थ हैं आ जाते हैं खाने के साथ, तो उनको भी ये भक्षण कर लेता है। तो हम यकृत यानी लीवर संबंधित 6-7 फैक्ट देखे, तो इसको भी आप नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। इसमें से भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और किसी न किसी एग्जाम में आएंगे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा है,
छठा क्वेश्चन है कि शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है। दोस्तों मधुमेह यानी कि डायबिटीज, डायबिटीज से संबंधित ये प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है, किडनी, बी ऑप्शन लीवर, सी ऑप्शन पैंक्रियाज और डी ऑप्शन स्प्लीन यानी कि प्लीहा। दोस्तों जो ये मधुमेह होती है ये किस कारण होती है मधुमेह, तो इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स पैंक्रियाज में पाई जाती है। जब उसका स्रावण नहीं हो पाता है ठीक ढंग से तो उसी के कारण मधुमेह हो जाती है। तो अगर हम इस प्रश्न के ऑप्शन में देखें तो उससे खराब अंग कौन सा हो जाता है मधुमेह के कारण, किडनी, किडनी गड़बड़ हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। दोस्तों ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, पीसीएस, आईएएस, यूपीएसआई, सुपरटेट, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है कि ऐसी ग्रंथि जिसमें से हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का स्रावण होता है। तो ऑप्शन ए है यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर बी अमाशय यानी कि स्टमक, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज और ऑप्शन नंबर डी है प्लीहा स्प्लीन। तो मिश्रित ग्रंथि दोस्तों कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि होती है। अब मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में कुछ हम तथ्य समझते जाएंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो पहला जो फैक्ट है कि इस अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, पूर्ण पाचक रस। अब पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन के सभी भागों का पाचन करता है, चाहे वो वसा हो, चाहे वो प्रोटीन हो और चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो। तो जाहिर सी बात है कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 एंजाइम्स पाई जाएगी, एक ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और लाइपेज जो कि वसा का पाचन करेगा। तो दोस्तों पूर्ण पाचक रस इसलिए कहा जाता है कि ये भोजन के सभी भागों को पचा देता है, यानी कि ट्रिप्सिन पचाता है प्रोटीन को, एमाइलेज पचाएगा कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज एंजाइम पचाएगा वसा को। तो इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसी पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और तीसरा गामा सेल। तो दोस्तों जो इंसुलिन का निर्माण होता है ये इसी बीटा सेल के माध्यम से, इसी बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण होता है। अब तीसरा फैक्ट यहाँ पे समझेंगे कि इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो यहाँ पे बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण हुआ, तो इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। फैक्ट नंबर 4, अधिकता से शुगर होती है, यानी कि इंसुलिन की अगर अधिकता हो जाए तो शुगर यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से कुछ हम समझे, फैक्ट समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 8वां प्रश्न है हमारा कि पित्त रस यानी कि बाइल जूस का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 अम्ल एवं ग्लिसरॉल
का वसा में परिवर्तन, अम्ल व वसा का अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी वसा का पायसीकरण, ऑप्शन नंबर डी क्या है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पित्तरस का काम है वसा का पायसीकरण। दोस्तों पायसीकरण का मतलब क्या होता है कि जब पित्ताशय से पित्त रस निकल के डियोडेनम यानी ग्रहणी में भोजन के साथ आके मिल जाता है, तो पित्त रस का काम क्या है कि भोजन में जो वसाएं होती है, वसा होती है, उसको पानी के साथ मिला देती है। पित्त रस भोजन को पचाता नहीं। दोस्तों यहाँ से एक फैक्ट समझिएगा कि भोजन का पाचन केवल एंजाइम का काम है। पित्त रस का काम क्या है कि जो भी यहाँ पे पानी है, पानी को वसा में घोल देता है, जिससे कि वसा का पाचन हो जाता है आसानी से। तो पित्त रस का काम क्या हुआ कि वसा का पायसीकरण। यहाँ पे ये फैक्ट समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज कौन किया? तो ऑप्शन ए बी सी डी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, बेंटिंग व वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 10वां, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, बी यकृत, सी अमाशय और ऑप्शन नंबर डी कार्निया। तो दोस्तों पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो पाचन शुरू होता है मुख से, फिर उसके बाद होता है अमाशय में आ जाता है, फिर अमाशय के बाद ग्रहणी में, ग्रहणी के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो दोस्तों छोटी आंत तो यहाँ पे आ गया, पाचन तंत्र का हिस्सा है। यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि यकृत में ही पित्तरस का निर्माण होता है। वही पित्तरस पित्ताशय में स्टोर रहता है और जरूरत पड़ने पे वसा का पायसीकरण कर देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अमाशय जाहिर सी बात है, अभी हम बताए कि मुख के बाद भोजन अमाशय में आता है, तो अमाशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। और ये ऑप्शन नंबर डी कार्निया, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं 11वां पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? जाहिर सी बात है कि अभी हम बताए थे ऊपर के प्रश्न में कि भोजन को पचाने का काम कौन सा करता है। तो अभी पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हवा, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी खनिज। तो सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। तो दोस्तों भोजन को पचाने का कार्य किसका है? एंजाइम का है। एंजाइम्स का ही काम है भोजन को पचाना। तो ऑप्शन सही हो जाएगा एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12वें में कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता? तो रक्त का थक्का कौन नहीं जमने देगा? रक्त का थक्का दोस्तों इसमें से देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये प्रोटीन कहाँ गई? ये यहाँ पे रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है कौन सा? प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजिन में, और हिपैरिन जमने नहीं देता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हिपैरिन। हिपैरिन नसों में ब्लड को जमने नहीं देता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हिपैरिन प्रोटीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है?
तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी फाइबर, सी स्टार्च और डी वसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। तो भोजन का यहाँ से एक फैक्ट क्लियर करिए दोस्तों कि भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, और जाहिर सी बात है कि मुख में कोई ना कोई एंजाइम होता ही होगा जो कि भोजन का पाचन करता है। तो मुख में लार हमारी पाई जाती है, तो लार में जो एंजाइम पाई जाती है उसको कहते हैं टाइलिन। तो यही टाइलिन एंजाइम मुंह में जो पाई जाती है लार में, यही स्टार्च का पाचन करती है, स्टार्च को पचाने में सहायता करती है। तो स्टार्च है क्या? स्टार्च है जटिल शर्करा, इसको माल्टोज यानी कि सरल शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, एक डायासेकेराइड और ये पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड सरल शर्करा होती है, फिर उससे कठिन शर्करा होती है डायासेकेराइड, फिर सबसे जटिल होती है कौन सी? पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रैक्टोज होता है। डायासेकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च है हो गई हमारी जटिल शर्करा, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे जो मंड है यानी स्टार्च है, ये जटिल शर्करा है, इसको सरल शर्करा यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य टाइलिन नामक एंजाइम्स का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? तो जाहिर सी बात है कि अभी हम लोग ऊपर प्रश्न में क्लियर किए हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय। तो दोस्तों अमाशय में HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि विषैले पदार्थ को खत्म करता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि यकृत भी विषैले पदार्थ का भक्षण करता है, तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन हो जाएगा बी अमाशय। अमाशय में HCl पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 15वां प्रश्न में है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? दोस्तों प्रोटीन जो अंत में पच के बनता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वसा, बी ग्लूकोज, सी एमिनो अम्ल और डी ऑप्शन है शर्करा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में। प्रोटीन अंत में पच के क्या बन जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है, यही एनर्जी हमारे शरीर में पहुंच जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16वां प्रश्न है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत, बी अग्नाशय और सी छोटी आंत, डी अमाशय। दोस्तों अधिकतम पोषक तत्व का पाचन भी छोटी आंत में होता है और अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है, यानी लगभग पाचन क्रिया इस छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। नेक्स्ट चलते हैं 17वां प्रश्न। बड़ी आंत का मुख्य कार्य यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन का पाचन, बी है वसा का पाचन, सी है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डी है पानी का अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पानी का अवशोषण। छोटी आंत में लगभग भोजन पच जाता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन असत्य है? ये प्रश्न क्लियर करते हैं। पहला है कि इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। जाहिर सी बात है, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि पैंक्रियाटिक जो जूस होता है उसी को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग भोजन के सभी भागों को पाचन करता है, चाहे वो वसा हो, चाहे वो प्रोटीन हो और चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो।
तो तीनों का पाचन कर देता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। यह अम्लीय होता है। अब इससे भी समझते हैं कि अम्लीय किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, जो जब अम्ल तरल होता है तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से पीएच मान जिसका कम होगा तरल में, तो उसको क्या कहेंगे, ये अम्ल है। और जब क्षार होगा तो क्षार 7 से ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अग्नाशयी रस, ये भी सॉरी, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ये क्षारी नहीं होता है। पूर्ण पाचक रस कहते हैं इसे, ये अम्लीय होता है और इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। तो 3 ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्षारी वाला ये असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 19 में। 19 है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तभी हम लोग ऊपर क्लियर भी कर चुके हैं कि इसमें मधुमेह होता है, यानी कि डायबिटीज। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह, यानी कि डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 20वां प्रश्न है हमारा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। अभी हम लोग ऊपर क्लियर किए थे कि कितने प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार की। तो कहाँ पे होती है, पैंक्रियाज में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पैंक्रियाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ शुरू होता है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए, कौन सा सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही अगर आंसर देखा जाए तो वसा का मुख्य रूप से पाचन होता है कहाँ पे, अग्नाशय में, यानी कि पैंक्रियाज में। अग्नाशय इसको कहते हैं, इसमें से निकलता है अग्नाशयी रस, जिसको कहते हैं पूर्ण पाचक रस। उसी में जो है वसा का पाचन हो जाता है लाइपेज नामक एंजाइम के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 क्वेश्चन है कि अमाशय में दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है कैसीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है। जाहिर सी बात है कि अमाशय में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अमाशय में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण एंजाइम है रेनिन। रेनिन ही एंजाइम है, ऐसा एंजाइम है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन को तोड़ता है, यानी कि पचाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। तो आप लोग ऑप्शन टिक करिए, कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रभाग से। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई जीभ में किस भाग से हम मीठेपन का अनुभव होगा, किस भाग से कड़वाहट होगा। तो इसको भी इस प्रश्न के माध्यम समझते चलते, मान लो ये जीभ हो गई, तो जो आगे वाला भाग है इस आगे वाले भाग से मीठेपन का होगा, जो पीछे वाला भाग होता है उसमें कड़वाहट का अनुभव होगा, जो बीच वाला भाग होगा बीच वाले भाग में नमकीन का स्वाद मिलेगा, और जो किनारे हैं किनारे से खट्टापन का अनुभव होगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से इसको भी क्लियर करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन एक यकृत का काम नहीं है। तो चलिए भी देख लेते हैं कि कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। तो पहला है फिब्रोनोजेन और हिपेरिन का निर्माण करता, बिल्कुल करता है भैया, बिल्कुल करता है। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करता है, अभी इसको क्लियर करते हैं। सी है
अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है भैया। अब ऑप्शन नंबर डी है, विषैले अमोनिया को यूरियम बदलता, बिल्कुल बदलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करता है, यही गलत है, ये कार्य नहीं है। वहां पे वयस्कों नहीं, वहां पे हो जाएगा भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी परिसंचरण, ऑप्शन नंबर डी पाचन। जाहिर सी बात है कि दोस्तों जब हम भोजन को पाचन करते हैं तो छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। कौन तोड़ने का काम करता है? एंजाइम का काम है भोजन को पचाने का। तो पाचन ही इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा कि पाचन ही वो प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है भोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, मनुष्यों में अंतिम पाचन कहां पर होता है? तो अभी हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में क्लियर भी किए थे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी सी डी में आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत में। लगभग सारा पाचन यहीं पे पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 27, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो 4 ऑप्शन है, ए अग्नाशय, बी अमाशय, सी यकृत और डी छोटी आंत। तो जाहिर सी बात है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग क्लियर भी कर चुके हैं। तो कहाँ पे निर्माण होता है? यकृत में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पित्त रस का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में। स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में। तो यहाँ पे आप इसको भी क्लियर करते जाइए। नेक्स्ट है 28, एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो मुंह में एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनेगा? तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर हम इसमें फैक्ट देखें तो 0.75 से लेके 1.5 लीटर तक लार बनता है। तो जो लगभग इसके बराबर हो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक का कार्य नहीं करता है? प्रोटीन का पाचन नहीं करता। कौन सा एंजाइम नहीं करता? तो भैया ट्रिप्सिन करता है, पेप्सिन करता है, इरिप्सिन करता है, लेकिन लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे कौन सा पाचक नहीं है एंजाइम प्रोटीन का? तो लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है लाइपेज। तो यहाँ पे ये फैक्ट आप क्लियर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि एक खाली स्थान है में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। तो प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ नहीं होता है? तो जाहिर सी बात है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। अब मुख से में भोजन पचता क्या है? केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुंह में। जो टाइलिन एंजाइम होती है वो कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करती है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? मुख गुहा। यानी इसमें प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, बाकी हर जगह होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है 31, मनुष्यों में छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है। इसमें से कौन सा है? तो अगर हम देखें छोटी आंत की लंबाई के मामले में तो जो स्त्री होती है यानी कि फीमेल में इसकी लंबाई होती है 7.1 मीटर। 7.1 मीटर। अगर मेल की बात करें, मनुष्यों में आदमियों में देखें, पुरुषों में देखें तो 6.9 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। तो जो ऑप्शन के नजदीक हो उसको हम सही कर सकते हैं।
तो ऑप्शन के नज़दीक कौन सा है? ये हम 8 मीटर लगा सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 है अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो जाहिर सी बात है, अमाशय में कितने प्रकार की प्रोटीन एंजाइम पाए जाते हैं? 3 प्रकार की। तो पेप्सिन है, यहाँ पे प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता कौन है? पेप्सिन। तो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। तो दोस्तों आज हम कुल 32 क्वेश्चन देखें, लेकिन इन 32 क्वेश्चन को हम लोग तो साथ में देखे ही, लेकिन हम इस प्रश्न सीरीज के माध्यम से लगभग 100 प्रश्न सही किए विज्ञान के। 100 प्रश्नों को देखें, उनसे रिलेटेड फैक्ट को देखें, तो आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे ये प्रश्न आने वाले दिनों में, आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों एक बार फिर हम कहना चाहते हैं कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए, अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है या फ़ायदा होगा इन प्रश्नों के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए। आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियो अपलोड होंगी जो कि कई सब्जेक्ट से रिलेटेड भी रहेगी। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे लेके आएंगे वीडियो को, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से आप हम लोगों को बता भी सकते हैं कि कौन सा प्रश्न गलत है। हो सकता है कोई ऑप्शन हम गलत बता दिए हों, हालांकि ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। तो दोस्तों आज चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।